Hi, hi everyone. Welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। हम जानेंगे कि एंकल स्प्रेन होने के कौन-कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनमें एंकल स्प्रेन ज्यादा देखने को मिलेगा। उसी के साथ हम ये देखेंगे कि कैसे एंकल स्प्रेन को प्रिवेंट किया जा सकता है। यानी अगर हम अपने रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान दें, अगर हम किसी भी एक रिस्क फैक्टर्स के अंदर आते हैं, हम में कोई एक रिस्क फैक्टर है, तो कैसे उसे हम दूर करके एंकल स्प्रेन से बच सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर एंकल स्प्रेन होता है तो उसके क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस में कैसे बचना है और हम एंकल स्प्रेन को कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। कौन-कौन से ऐसे स्पेशल ऑर्थोपेडिक टेस्ट्स होते हैं जिन्हें अप्लाई करके एक ऑर्थोपेडिक, एक फिजियोथेरेपिस्ट ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एंकल स्प्रेन है या नहीं है। उसी के साथ हम कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनसे हम एंकल स्प्रेन को डायग्नोस या डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे आखिरी में इस वीडियो के हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मेडिकेशंस के बारे में, हम बात करेंगे सर्जिकल और नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस के बारे में। हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनमें सर्जिकल इंटरवेंशंस को प्रेफर करना पड़ता है और क्यों प्रेफर करना है, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं, किस ग्रेड के पेशेंट्स हैं जिनमें हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को यूज करके कुछ होम बेस्ड रेमेडीज या कुछ मेडिकेशंस इनको यूज करके हम एंकल स्प्रेन को कम समय में सही कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं और पेशेंट को कंफर्टेबल कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं अपने पिछले वीडियो का, जिसमें हमने देखा था कि एंकल जॉइंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात किया था, स्प्रेन के बारे में हमने बात किया था, एंकल स्प्रेन और उसके टाइप्स के बारे में, और साथ ही हमने कॉजेस और साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात किया था, जिन सिम्टम्स को देख करके हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती। सो जब हमने स्प्रेन के बारे में बात किया था तो हमने देखा था कि जो स्प्रेन होता है वो लीगामेंट के टियर या रप्चर होता है। वहीं जब स्ट्रेन की हम बात करते हैं तो वो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स का टियर या रप्चर होना होता है। स्प्रेन हमेशा बोन बोनी स्ट्रक्चर्स यानी हमारे जॉइंट्स को, अगर स्प्रेन में किसी तरह का कोई, अगर हमारे लिगामेंट्स में किसी तरह का कोई टियर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो उससे हमारा जो जॉइंट है वो भी हैम्पर होता है। फिर हमने देखा कि ग्रेडिंग्स के बारे में कि ग्रेड 1 में हमें स्ट्रक्चरल डैमेज जो देखने को मिलेगा वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने को मिलता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा पेनफुल भी नहीं होता और कोई स्वेलिंग या टेंडरनेस देखने को हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलती। टेंडरनेस, बहुत स्लाइट टेंडरनेस देखने को मिल सकती। ग्रेड 2 में हमने देखा कि पार्शियल टियर है, यानी कि हम जो हमारे लिगामेंट्स हैं उनका पार्शियल रप्चर हुआ है, जिससे उनकी जो स्वेलिंग है वो देखने को मिलती है। नोटिसेबल हमें टेंडरनेस देखने को मिलते हैं और वहां पे जॉइंट की इंस्टेबिलिटी भी माइल्ड हो जाती है।
ग्रेड 3 में हमने देखा कि एक सीवियर स्प्रेन होता है जिसमें कंप्लीट टियर या कंप्लीट रप्चर होता है लिगामेंट का, जहां हमें सिग्निफिकेंट स्वेलिंग और जॉइंट इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। सो एंकल स्प्रेन बेसिकली तब होता है जब हमारा किसी भी कोई भी ट्विस्टिंग फोर्स लगता है हमारे एंकल जॉइंट पे, तब हम उसे कहते हैं, जब भी कोई ट्विस्टिंग या बहुत हाई इम्पैक्ट का फोर्स लगा हमारे एंकल जॉइंट में और हमारे लिगामेंट्स में किसी भी तरह का टियर या रप्चर हुआ, तो हम उसे कहते हैं कि ये एंकल स्प्रेन है। बेसिकली एंकल स्प्रेन हमारे दो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। पहला हमारा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिस जो हमारे टिश्यूज के डैमेज की सिवियरिटी को इंडिकेट करते हैं। दूसरा हमारा जो फंक्शनल है कि किस पर्टिकुलर इंजरी से या किस ग्रेड की इंजरी से हमारी कितनी फंक्शनल एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज हैम्पर होती हैं, उसे हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहते हैं। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा 3 ग्रेड्स थे, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। सो ग्रेड 1 में हमने देखा कि हमारा जो लिगामेंट्स है वो लैटरल लिगामेंट्स है, वो ओवर स्ट्रेच्ड होते हैं। वो उनमें एक बहुत माइनर सा टियर होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक रहता है, और वो टियर सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि लिगामेंट्स हमारे ओवर स्ट्रेच्ड हुए हैं। ग्रेड 2 एंकल स्प्रेन में हमने देखा कि वहाँ पार्शियल टियर रहता है, और ग्रेड 3 में कंप्लीट टियर देखने को मिलता है। वहीं जब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो ग्रेड 1 इंजरी में हमने बात किया कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबली मूव कर पाता है, वेट बियर कर पाता है। लेकिन ग्रेड 2 इंजरी में पेशेंट में एक नोटिसेबल लिम्प देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट जो है हल्का सा उसके जो गेट है वो चेंज होने लगता है, लिम्पिंग मूवमेंट आने लगता है। ग्रेड 3 पेशेंट वॉक ही नहीं कर पाता, पेशेंट अपना जो वेट है, बॉडी वेट है, वो बियर बिल्कुल नहीं कर पाता है, और बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल होता है पेशेंट के लिए। इसके अलावा भी हमने 2 टाइप के डिफरेंट एंकल स्प्रेन्स के बारे में बात की। पहला है हमारा इवर्जन और दूसरा है हमारा इन्वर्जन। सो जब हमारा एंकल बाहर की तरफ रोल आउट हो रहा है तो हम उसे इवर्जन एंकल स्प्रेन कहते हैं, और जब वो अंदर की तरफ रोल आउट होता है तो हम उसे इन्वर्जन एंकल स्प्रेन देखते हैं कहते हैं, जो कि एक कॉमन होता है। कॉमनली हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। एंकल एरिया जैसे हमारे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मीडियल, लेटरल और हाई, उनके आर्चेस के बेस्ड। सो हमारे जो लेटरल एंकल स्प्रेन होता है वो सबसे कॉमन होता है, और जब भी फुट इनवर्ड रोल होते हैं या हमारे जो लेटरल लिगामेंट्स है वो हमें इनवर्ड रोल होने से बचाते हैं, तो जब कभी इनवर्ड के कारण स्प्रेन होता है तो उसे हम लेटरल एंकल स्प्रेन कहते हैं। मीडियल एंकल स्प्रेन उन लिगामेंट्स को डैमेज करने का होता है जिसमें हमारे जो फुट है वो आउटवर्ड रोल हो रहा है, और उसे हम आउटवर्ड रोल होने से बचाते हैं, तब हम उसे मीडियल एंकल स्प्रेन कहते हैं। हाई एंकल स्प्रेन जिसमें हमारे जो लिगामेंट्स है वो उसे जॉइंट्स को, बोन्स को होल्ड करके रखते हैं, जब उनमें किसी तरह की इंजरी होती है तो हम उसे हाई एंकल स्प्रेन कहते हैं। सो ये था हमारा एक छोटा सा रिकैप जो हमने पिछले वीडियो में देखा और समझा। अब हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन के रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में।
रिस्क फैक्टर्स। सो रिस्क कई ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंकल स्प्रेन या स्ट्रेन को भी अगर हम इंक्लूड कर ले तो ये कॉमन ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इनमें ऐसे फैक्टर्स अगर किसी में प्रेजेंट हैं तो उनमें एंकल स्प्रेन या हम स्ट्रेन को भी अगर बात करें तो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन वो सिर्फ जिन फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो उन्हीं तक लिमिटेड नहीं होते, कई ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा रिस्क फैक्टर है वो है हमारा पुअर एथलेटिक कंडीशन। तो जब भी कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटीज यानी कि स्ट्रेनियस एथलेटिक एक्टिविटीज अटेम्प्ट करते हैं विदाउट प्रॉपर कंडीशनिंग, बिना स्ट्रेचिंग किए, बिना वार्म अप किए, बिना किसी भी प्रिपरेशन के डायरेक्ट वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें जो हमारी प्री कंडीशनिंग फेज है, हमारा कंपटीशन फेज है, पोस्ट कंपटीशन फेज है, तो उनमें से उनसे अगर वो हो करके नहीं गुजरते, जिसमें उनकी मसल्स, उनकी लिगामेंट्स स्ट्रेन होते हैं, तो उस कंडीशन में एंकल स्प्रेन या एंकल स्ट्रेन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है कि हमें कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं तो उसके हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। तब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ऐसे मिस्टेक्स नहीं करते और वो प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं, वो प्रॉपर वार्म अप टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, इवन एक्सरसाइजेस के दौरान वो प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक में एम्फेसिस देते हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं, हम प्रॉपर काफ स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, हमारी मसल्स एनफ स्ट्रेंथन नहीं है, लिगामेंट स्ट्रेंथन नहीं है, तो उनमें एक इंक्रीज रिस्क हो जाता है कि स्ट्रेन होने का। अगर लिगामेंट्स टियर हो रही हैं, रप्चर हो रही है तो वो स्प्रेन है। अगर मसल्स हमारी स्प्रेन या स्ट्रेन हो रही हैं तो वो हमारा स्ट्रेन है। दूसरा हमारा जो फैक्टर है, जो हमारा रिस्क फैक्टर है, वो है हमारा मसल्स और लिगामेंट का फटीग होना। तो जब भी हमारे मसल्स और लिगामेंट्स फटीग हो जाते हैं या उनमें बहुत ज्यादा विगरस एक्टिविटी होती है, सो बेसिकली हमारे मसल्स तब फटीग होते हैं जब उनमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन सबसे ज्यादा हो जाता है। सो जिन भी पेशेंट्स में मसल्स या लिगामेंट्स हमारे फटीग हो रहे हैं तो उनमें ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों में इंजरी होने का जो रिस्क तब सबसे ज्यादा होता है कि अगर वो फटीग मसल्स के बावजूद अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर दें। इंस्टेड उन्हें रेस्ट करना चाहिए, बट वो रेस्ट करने के बजाय वो एक्सरसाइज अपनी एक्सरसाइजेस, अपने फिजिकल एक्टिविटी में कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे मसल्स में एनर्जी रिस्टोरेशन वापस से नहीं हो पाती है, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होता ही रहता है और ऐसे कंडीशंस में उनमें स्प्रेन के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो जैसे अगर कोई मैराथन में दौड़ रहे तो वो अपने एंकल को सबसे ज्यादा स्ट्रेन करने में रिस्क सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर उनके जो मसल्स हैं वो फटीग हो गए, उन्होंने प्रॉपर मैराथन ट्रेनिंग नहीं ली है, उनके मसल्स फटीग हो गए हैं, लिगामेंट्स फटीग है, उनके सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर भी वो एक कॉम्पिटिटिव जोन में आ चुके हैं और एक कंपटीशन माइंड में आ चुके हैं और वो कंटिन्यू करते ही जाते हैं। ऐसे केसेस में पेशेंट्स में लिगामेंट स्ट्रेन या स्ट्रेन देखने को ज्यादा तब मिलता है जब लास्ट कुछ डिस्टेंस बचता है रेस का। तो उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर टाइम में, उस रेस को कंप्लीट करने के चक्कर में, उस रेस को कंप्लीट करने के हम
जिद में पर्टिकुलर जो पर्सन है वो अपने मसल्स को ओवर फटीग कर लेते हैं, अपने लिगामेंट्स को ओवर फटीग कर लेते हैं, जिससे उनमें जो स्ट्रेन होता है या स्ट्रेन होता है वो सबसे ज्यादा होने के रिस्क होते हैं। तीसरा हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो है कि नॉट वार्मिंग अप बिफोर एक्टिविटी। सो वार्म अप बेसिकली हमारे फिजिकल एक्टिविटी, हमारे एथलेटिक स्पोर्ट्स, हमारे किसी भी हाई स्ट्रेनियस एक्टिविटीज, हाईली स्ट्रेनियस इवेंट्स से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वार्म अप नहीं किया गया है तो हमारी मसल्स रेडी नहीं होती हैं हाई स्ट्रेन को एब्जॉर्ब करने के लिए। जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, हमारी मसल्स वार्म्ड होती हैं, हमारे मसल्स एक तरह से रेडी होती हैं अपकमिंग इवेंट्स के लिए, अपकमिंग हाई फोर्सेस के लिए। जब भी एथलीट्स किसी भी एक विगरस एक्टिविटी को करें तो उन्हें एक ग्रेजुअल वार्म अप सेशन हमेशा परफॉर्म करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते, जो एथलीट्स ऐसा नहीं करते हैं कि वो प्रॉपर वार्म अप सेशन करें, उन्हें ही लगता है कि वार्म अप सेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। बट एक्चुअली मेन वर्कआउट सेशन से ज्यादा हमारा वार्म अप सेशन होता है, जिससे कि हमारा जेंटल स्ट्रेचिंग है, सिंपल वॉकिंग है, और एक इनमें से अगर हम कोई भी वार्म अप कर रहे हैं, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बिफोर एक्सरसाइज हम डायनामिक स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आफ्टर एक्सरसाइजेज हम कूल डाउन सेशन में स्टैटिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है कि उनमें जो वार्म अप करने के बाद जो एथलीट्स फिजिकल एक्टिविटी है अपने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें ये चांसेस कम हो जाते हैं कि वो
किसी भी इंजरी से प्रोन हो, वो कोई भी इंजरी उनमें हो, ये उनमें सब चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि विदाउट वार्म अप पीरियड मसल्स और लिगामेंट्स हमारी टाइट रहती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, तो उनमें जो रिस्क होता है टियर का, ओवर स्विच का, वो सबसे ज्यादा होता है। कैरिंग एक्सेस वेट, सो एक्सेस वेट ज्यादा इम्पैक्ट, ज्यादा लोड देते हैं जब भी हम वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, जिससे हमारे जो लिगामेंट्स है और मसल्स है उनमें ओवर स्ट्रेच होना या टॉर्न होना बहुत इजी हो जाता है। तो सपोज कोई एक ओबीज पर्सन है और वो बहुत ज्यादा जंपिंग एक्टिविटीज कर रहा है, सो उससे उनके जो नी लिगामेंट्स हैं, एंकल लिगामेंट्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन भी पड़ता है, वो ओवर स्ट्रेच्ड होते हैं, और क्योंकि वो इतना वेट बियर नहीं कर पाते, इसलिए उनमें ओवर स्ट्रेचिंग के कारण वो टियर हो सकते हैं, वो रप्चर हो सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई एक ओबीज पर्सन बहुत रनिंग कर रहा है और वो प्रॉपर फुटवेयर का ध्यान नहीं दे रहा है, प्रॉपर वार्म अप नहीं किया है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रिंसिपल से नहीं गुजरा है, तो उस कंडीशन में भी मसल्स और लिगामेंट्स में हमारे ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, ज्यादा स्ट्रेच पड़ते हैं, और वो रप्चर हो सकते हैं। सिर्फ ओबीज में ही नहीं, अगर कोई एक नॉर्मल बीएमआई का जो पर्सन है या एथलीट है, वो भी बहुत एक्सेस वेट कैरी करता है, जैसे हम वेट लिफ्टिंग में देखते हैं। और वेट लिफ्टिंग में अगर वो बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया है, प्रॉपर मसल्स को वार्म्ड अप नहीं किया, लिगामेंट्स प्रॉपर वार्म्ड अप नहीं हुए, तो एक सडन वेट लिफ्टिंग, एक जर्की मूवमेंट के बाद एक ओवर स्ट्रेन हो सकते हैं हमारे मसल्स और लिगामेंट्स। कई ऐसी स्टडीज हैं जो इंडिकेट करती हैं कि रिस्क जो होता है एंकल स्प्रेन का, वो हायर रहता है हमारे ओवरवेट मेल में एज कंपेयर टू ओवरवेट फीमेल्स। सो बेसिकली अगर जब ओवरवेट मेल्स कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनमें एंकल स्प्रेन या स्ट्रेन भी डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ओवरवेट मेल। वो इसलिए क्योंकि उनकी मसल बल्क ज्यादा होती है, बीएमडी भी उनकी ज्यादा होती है। सो ऐसे कंडीशन में उनके मसल्स और उनके लिगामेंट्स में अगर विदाउट वार्म अप वो कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनमें जो ओवर स्ट्रेच होता है वो फीमेल्स के कंपेयर में वो ज्यादा होता है। इसलिए ओवरवेट मेल्स में ये रिस्क हमेशा ज्यादा रहता है कि वो एंकल स्प्रेन या स्ट्रेन उनमें हो जाए।
फीमेल जेंडर इन एथलीट्स, सो जिनमें जो फीमेल जेंडर्स हैं, फीमेल्स हैं एथलीट्स, वो अगर ओवर 30 है तो उनमें एंकल स्प्रेन, सिर्फ एंकल स्प्रेन ज्यादा देखने को मिलता है। सो ऐसे कई स्टडीज हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि ऐसे फीमेल एथलीट्स जो जिनकी एज 30 से ऊपर हो चुकी है, उनमें सिग्निफिकेंटली रिस्क हायर होता है कि वो एंकल स्प्रेन डेवलप कर ले एज कंपेयर टू मेल, अगर हम उन्हीं एज ग्रुप की बात करें, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर बॉडी मास इंडेक्स, कि उनकी क्या बॉडी मास इंडेक्स है, ओबीज है, नॉर्मल बीएमआई है, ओवरवेट बीएमआई है। सो उस कंडीशंस को अगर हम हटा के बात करें तो भी फीमेल जिनमें 30 इयर्स एबव हो गई हैं, वो उनमें एंकल स्प्रेन के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसका एक रीजन हो सकता है कि उनमें जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो 30 इयर्स के बाद एक तरह से कई बार कम होने लगती है, और जैसे जैसे फीमेल्स आगे मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो और कम होती है। सो उस कंडीशन से हमारी जो बोन्स है वो सपोर्ट इतना नहीं हो पाती है, वो बहुत वीक रहती है, वो वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है। और साथ ही हम आगे अगर देखें तो सार्कोपीनिया की तरफ भी मसल्स बढ़ने लगती हैं, इसमें हमारे मसल लॉस होने लगता है, हमारे मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती। तो ऐसे कंडीशंस में फीमेल जेंडर में या फीमेल्स में हम देखने को मिल सकता है कि उनमें 30 के अबव ज्यादा एंकल स्प्रेन हमें मिल सकता है। मेल में या अगर यंग एथलीट्स जैसे जिनमें 15 से 24 इयर्स है, सो उनमें भी एंकल स्प्रेन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। सो टीनेज में, यंग एडल्ट एथलीट्स में, क्योंकि उनमें हमें जो मेल हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिला है कि 15 टू 24 की एज ग्रुप में मेल्स में एंकल स्प्रेन ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू फीमेल काउंटर पार्ट्स जो सेम एज ग्रुप के हैं। पर मेजर एक रीजन होता है तो वो कई बार होता है शो ऑफ, या कई बार होता है एड्रेनालिन रश। सो इस एड्रेनालिन रश में, उस जोश में, वो कई बार ऐसी एक्टिविटीज कर जाते हैं जिससे उनकी जो मसल्स है, जैसे हमने पहले बात किया कि वो प्रॉपरली वार्म्ड अप नहीं है, प्रॉपर उनमें ट्रेनिंग नहीं हुई है, बट वो कई बार एक एड्रेनालिन रश, एक एड्रेन शो ऑफ, पीयर प्रेशर, सो इन सब केसेस के कारण वो क्या करते हैं कि अपने बॉडी को वो रिस्क में डाल देते हैं, और उस रिस्क में उनके जो मसल्स हैं, उनके जो लिगामेंट्स हैं, उनमें टियर होने की जो टेंडेंसी वो सबसे ज्यादा हो जाती है। इन अप्रोप्रिएट फुटवेयर, सो जब भी हम किसी भी सरफेस में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वहां हमारे जो फुटवेयर है वो हमारे लिए एक तरह का सपोर्ट होते हैं, जो हमारे एंकल जॉइंट, हमारे नी जॉइंट्स को एक्स्ट्रा प्रेशर से बचाते हैं। सो अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या एथलीट प्रॉपर फुटवेयर यूज नहीं कर रहा है, जो उस पर्टिकुलर इवेंट को खेलने के लिए या उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को खेलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसमें जो एंकल स्प्रेन या स्ट्रेन है, दोनों के डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हाई हील शूज पहन करके अनइवन सरफेसेस या आइसी सरफेस में वॉक कर रहा है, या लो टॉप शूज पहन करके वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में उनमें जॉइंट में हमारा जो स्ट्रेस है वो ज्यादा पड़ता है, और उस स्ट्रेस के कारण उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो मसल्स हमारी जो है वो ओवर स्ट्रेच हो जाए तो स्ट्रेन हो जाएगा, लिगामेंट हमारी ओवर स्ट्रेच हो जाए या टीयर हो जाए
तो वो स्प्रेन हो जाएगा। इसलिए स्पोर्ट स्पेसिफिक फुटवेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और जब भी हमारे जो फुटवेयर, इवन हम नॉर्मल सरफेस में, अगर हम कंक्रीट सरफेस में वॉक कर रहे हैं तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर जो कंक्रीट सरफेस है, उस कंक्रीट सरफेस में भी हमें वॉक करते समय भी सॉफ्ट कुशन जो फुटवेयर है उन्हें ही प्रेफर करना है, सो दैट हमारे जो शॉक एब्जॉर्प्शन है वो कम से ज्यादा शॉक, हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारे फुटवेयर एब्जॉर्ब कर ले, और जो हमारे जॉइंट्स और जो हमारे लिगामेंट्स में जो स्ट्रेन पड़ने वाला है, जो स्ट्रेस पड़ता है, वो कम हो जाए। इसलिए अभी मार्केट्स में हमें ऑर्थोपेडिकली डिजाइंड फुटवेयर्स भी मिल जाते हैं, इजीली मिलते हैं, सो दैट कि हम ऐसे कंडीशंस, ऐसे स्ट्रेन, ऐसे स्प्रेन्स को हम अवॉइड कर सके। स्पेसिफिकली हमें फुटवेयर्स का तब ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जब हम किसी भी अनइवन सरफेस में, हम कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या हम वॉक कर रहे हैं, जैसे हिली रीजन, वहाँ हमारे फुटवेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो हमारे जॉइंट्स में एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं, स्पेसिफिकली हमारे एंकल जॉइंट के लिए। सो एक प्रॉपर फुटवेयर हमेशा होना चाहिए। हम जब भी कोई भी ट्रेकिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या हम किसी भी इवेंट पे, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो उससे हम इन इंजरीज से बच सकते हैं।
अगर किसी में प्रायर हिस्ट्री रही है, यानी कि पहले से ही उसमें स्प्रेन या स्ट्रेन की हिस्ट्री रही है, वो स्प्रेन हो सकता है, वो स्ट्रेन हो सकता है, तो ऐसे लोगों में जो रिस्क रहता है सेम इंजरी या रीअकर इंजरी होने का, वो ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जिनमें पहले से स्प्रेन या स्ट्रेन हुआ है, उन्हें एक्स्ट्रा केयर करना है, सो दैट कि उनमें वो रीअकर ना हो, क्योंकि मल्टीपल और रीअकर इंजरी से हमारी जो मसल्स है और लिगामेंट्स है वो और वीक हो जाती है, और हमारा जो जॉइंट है वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो हमें प्रिवेंट करना है कि हम ऐसी इंजरीज और ऐसे स्प्रेन या स्ट्रेन से हम अगर एक बार हम गुजर चुके हैं, तो हमें दूसरी बार हमें जिन रिस्क फैक्टर्स के बारे में अपने बात किया, उन रिस्क फैक्टर्स के से हमें केयरफुल रहना है। हमें प्रॉपर फुटवेयर में ध्यान देना है, हमें अपने वेट को चेक करना है, प्रॉपर वार्म अप टेक्निक्स फॉलो करनी है, प्रॉपर कूल डाउन सेशंस फॉलो करने हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, सो दैट हम जो रिपीटेटिव स्ट्रेस और स्ट्रेन की इंजरीज हैं उन्हें हम अवॉइड कर सकें, उनसे हम बच सकें। तो जो रिस्क फैक्टर्स हमने बात की, एंकल स्प्रेन के, या हमने स्ट्रेन भी उसमें इंक्लूड किया, तो उसको हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। वहीं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, उनमें अगर हम प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर अटेंशन दें, प्रॉपर हम प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स को फॉलो करें, तो उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जैसे हमारा जेंडर है, एज है, हाइट है, रेस, फुट और एंकल की जो हमारी एनाटमी है, हमारे एक्सट्रीमिटीज के अलाइनमेंट है, अगर हमें कोई प्रीवियस एंकल स्प्रेन हुआ है, या हमारी जनरलाइज जॉइंट लैक्सिटी है, तो इन फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इनको हम, जैसे प्रीवियस एंकल स्प्रेन है, सो इन इस प्रीवियस एंकल स्प्रेन से हम जो हमारी जो इंजरी है वो रीअकर ना हो, उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, हम प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि वो रीअकर ना हो। बट इन्हें मॉडिफाई करना, इन्हें चेंज करना, या हम अपनी प्रीवियस हिस्ट्री से एंकल स्प्रेन हटा दें, ये इम्पॉसिबल होता है। तो अगर हमें नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में एक चेक रखना है, एक कंट्रोल रखना है, तो उसके लिए हमें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उन्हें कंट्रोल रखना है, उन्हें हमें एक तरह से केयर में रखना है, हमें केयरफुल रहना है हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को लेकर के। जैसे पहला हमारा वेट, तो अगर
बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, हमारे पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए हम उस बॉडी वेट में सुटेबल नहीं हो रहे, तो ज्यादा बॉडी वेट होने के कारण हमारे जॉइंट्स में भी एक्सेसिव स्ट्रेन, एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है। उससे हमारे मसल्स और लिगामेंट्स टियर हो सकते हैं। सो इसको हम वेट रिडक्शन, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हम कम कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, सो बॉडी मास इंडेक्स मतलब कि हमारा जो बीएमआई, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, सो उसको अगर हम प्रॉपर रखें, जो कि 18 से 24 हमारा नॉर्मल रेंज होता है, सो अगर हम उस नॉर्मल रेंज में रखें तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर पहले से कोई इंजरी हुई है, पहले से कोई भी एंकल स्प्रेन की इंजरी हुई है, तो हम ब्रेसेस या टेपिंग को यूज कर सकते हैं इनिशियली। जब वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पर्सन वापस से वॉक करने के लिए आया है या पर्सन अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को रिज्यूम कर रहा है, तो ब्रेसेस को यूज कर सकते हैं, टेपिंग कर सकते हैं। प्रॉपर फुटवेयर, तो जैसा हमने बात किया पिछले स्लाइड्स में भी, फुटवेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर हमें ऐसे स्प्रेन को अवॉइड करना है, एंकल स्प्रेन से हमें अपनी जॉइंट को बचाना है, स्ट्रेन से बचाना है, तो हमें फुटवेयर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट फुटवेयर हमें और ज्यादा प्रोन कर देंगे इंजरीज में। और अगर हमारे प्रीवियसली हमें कोई एंकल स्प्रेन रहा है, कोई स्ट्रेन रहा है, तो उसमें इम्प्रॉपर फुटवेयर यूज करने के बाद वो रिस्क और डबल हो जाता है कि वह इंजरी रीअकर हो जाए। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के लिए हमारा जो न्यूरो सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, उसमें प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, सो दैट कि हमारे जॉइंट्स हर चीज में बियर कर सके, हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन रह सके, और उससे फिर हम ऐसे एंकल स्प्रेन या एंकल स्ट्रेन जैसी इंजरीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर पोस्चर, यानी कि पोस्चर स्टेबिलिटी, सो प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। और जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग गाइडलाइंस, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक को फॉलो करते हैं, हम कोई भी इवेंट करने से पहले हम प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी पोस्चरल स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, हम पोस्चरली स्टेबल रहते हैं, सो दैट कि अगर कोई इंजरी होती भी है तो हमारे जो पोस्चर है क्योंकि करेक्ट है, तो वो सही रहेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा हार्म नहीं होगा। प्रॉपर मस्कुलर स्ट्रेंथ, इसलिए क्योंकि हमारी मसल्स हमारे जॉइंट्स को स्टेबल करती हैं। सो हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारे मसल स्ट्रेंथ को स्टेबल करने से पहले हमारे जॉइंट्स में एक स्ट्रेंथ करने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइजेस को मेंटेन करना है, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी है, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करनी है, सो दैट कि हमारी मसल्स ज्यादा से ज्यादा वेट बियर कर सके। स्पेसिफिकली अगर हम वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज या इवेंट्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि हम वेट लिफ्टिंग में इन्वॉल्व है, तो वहाँ हमारे मसल स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अदरवाइज एक्सेसिव वेट बियरिंग के कारण मसल्स टियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हमें पहले भी हिस्ट्री रही है स्प्रेन या स्ट्रेन की। तो एक्सपोजर टू स्पोर्ट्स, सो जब भी हम स्पोर्ट्स में स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी हमारे पर्टिकुलर स्पोर्ट को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, हमें कैसे क्या क्या ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से ऐसे हमें केयर लेनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने से पहले, उन सब के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हम जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उनसे हम बच सकते हैं और उनको हम कम कर सकते हैं। पोजीशनिंग और सरफेस का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम अनइवन सरफेसेस में हैं तो हमें फुटवेयर का ध्यान रखना है।
अगर हमारी पोजीशन गलत है तो हमें उस पोजीशन को करेक्ट करना है, जो कि एक कोच के गाइडेंस में, एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में किया जा सकता है। स्किल लेवल, तो बेसिकली हम अपने जो स्किल लेवल है वो हमारा इम्प्रूव होता है। हमारे हम जैसे जैसे स्पोर्ट्स में और ज्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट पे, वो स्किल भी इम्प्रूव होता है। और हमें उस स्किल इम्प्रूव होने के साथ साथ हमें जो केयर है वो भी हमारी बढ़ जाती है, कि हमें अब और ज्यादा और एक्स्ट्रा केयर रखना है अपने जॉइंट्स की, अपने मसल्स की, अपने लिगामेंट्स की, सो दैट कि हम, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव फेज है, हमारा एक्टिविटी बढ़ गया है, तो हमें एक्स्ट्रा केयर रखने की जरूरत है एक हाई स्किल्ड के साथ साथ। सो रिस्क फैक्टर्स के बाद अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, कि ऐसे हम कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम केयर करें और
प्रिवेंट करने की कोशिश करें तो हम एंकल स्प्रेन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फुट और एंकल इंजरीज जैसा कि हमने अभी तक देखा कि बहुत कॉमन होती है स्पोर्ट्स में, स्पेशली जब कोई पर्टिकुलर पर्सन रनिंग इवेंट्स में इन्वॉल्व है, टेनिस या सॉकर में इन्वॉल्व है, तो उनमें ये सब इंजरीज बहुत कॉमन होती है क्योंकि एक सडन चेंज की जरूरत पड़ती है डायरेक्शन में, एक सडन चेंज इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिससे एक जग की मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिससे हमारे मसल्स और लिगामेंट्स में भी एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है, ओवर स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, सडन टियर हो सकता है लिगामेंट्स का। सो उस सो ऐसे स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स या ऐसे स्पोर्ट्स पर्संस अपने इंजरी के रिस्क को कम कर सकते हैं अगर वो कुछ प्रिकॉशंस को लें। जैसे किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले प्रॉपर वार्म अप करना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रॉपर वार्म अप करते हैं, प्रॉपर कंडीशनिंग है उनकी मसल्स की, तो वो एंकल स्प्रेन या स्ट्रेन जैसी इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। प्रॉपर वार्म अप में इन्हें एक तरह से बेसिक डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स करनी है, लाइट वॉक ले सकते हैं, जॉगिंग हो सकती है, सिंपल लो इंटेंसिटी के जंपिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, और एक कार्डियो बेस्ड एक्टिविटीज हो सकती है, सो दैट उनका जो कार्डिक जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो और मसल्स रेडी हो हमारे जो आने वाले जो हाई स्ट्रेनियस एक्टिविटीज है उनको फेस करने के लिए। मसल फाइबर्स हमारे वार्म्ड अप हो जाए, प्रॉपर उनमें स्ट्रेच हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, तो हम ऐसे इंजरीज को बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली वो अपने लाइट स्ट्रेचिंग, जैसे मैंने बताया कि डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं, स्लो जॉगिंग कर सकते हैं, सो दैट उनकी जो मसल्स है वो वार्म अप हो जाए। बहुत ज्यादा हमें हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस नहीं करनी है वार्म अप में, बहुत ज्यादा हाई जंपिंग एक्टिविटीज हमें नहीं करनी है हमारे वार्म अप एक्सरसाइजेस में। बहुत ही लो इंटेंसिटी, बहुत ही स्पेसिफिक वार्म अप हमें करनी है, जो कि हमारा स्पोर्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। सपोज कोई एथलीट है, जो कोई टेनिस प्लेयर है, सो उसे अपने इवेंट, अपने स्पोर्ट्स को से रिलेटेड ही वार्म अप एक्टिविटीज या वार्म अप एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उसके जो रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइजेस की और जो एक पर्सन रनिंग कर रहा है, उन दोनों की रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस है। रनिंग में वो बहुत फ्रिक्वेंट डायरेक्शन नहीं चेंज करते हैं, लेकिन टेनिस में बहुत फ्रिक्वेंट चेंज डायरेक्शन का लगता है, और सारे जगह की मूवमेंट्स होती। सो दोनों के जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं वो सेम नहीं हो सकती, वो डिफरेंट होती। तो उन्हें अपने स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। मसल्स को हमेशा कंडीशन रखना है, टोन रखना है, सो दैट उनमें इनफ स्ट्रेंथ डेवलप्ड रहे, उनमें इनफ स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। जब भी वो किसी भी एक्टिविटीज को कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें मस्कुलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सो दैट वो अपकमिंग जो इवेंट्स है, अपकमिंग जो एक्टिविटीज है, उनमें वो पार्टिसिपेट करते समय उन्हें मस्कुलर सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं, तो उसमें से हमारा एक जो प्रिंसिपल होता है वो होता है हमारा पीरियडाइजेशन और इंडिविजुअलाइज्ड। सो जो हर एक्टिविटी, हर पर्सन, उसका जो पीरियड ऑफ एक्सरसाइजेज है वो डिफरेंट होता है। एक कॉपी कैट जैसा नहीं करना है कि उसे कि वो पर्टिकुलर पर्सन अगर पीयर प्रेशर में आकर के ज्यादा ओवर ट्रेनिंग कर रहा है, तो उस ओवर ट्रेनिंग से उसके मसल्स में जो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हुए थे, वो और ज्यादा, उससे मसल फटीग हो रही, और ज्यादा लिगामेंट फटीग हो रहे। तो उस फटीग होने के कारण उनकी जो एक्सरसाइजेस थी, जो वो और ज्यादा हैम्पर हो जाएगी,
प्रॉपर रेस्ट ड्यूरेशन अगर नहीं है तो बॉडी रिकवर नहीं हो पाती, एटीपी का रिस्टोरेशन नहीं होने पाता है। सो इससे उनकी जो इंजरी के जो रिस्क है वो और बढ़ जाती है। वही जो भी एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं उन्हें ग्रेजुअली हमें इंक्रीज करना है। ऑल ऑफ अ सडन हमें कोई भी एक्सरसाइजेस या मोबिलिटी ड्रिल्स हमें इंक्रीज नहीं करना है। हमें एक इन पीरियड के लिए सेम एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी है, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट वेट या नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेस करना है। क्रॉस ट्रेनिंग में अगर हम जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक जनरल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है, तो इससे भी हमें हेल्प मिलती है मसल्स को बिल्ड करने में। बट हमें स्पोर्ट्स स्पेसिफिक भी एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स भी करनी है, सो दैट हम उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए हमारी मसल्स और लिगामेंट्स रेडी रहे स्ट्रेन या स्प्रिंग जो एक्सेस एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ रहा है उसे बियर करने के लिए। हमें एथलेटिक स्पेसिफिक शूज सिलेक्ट करना है। सो बेसिकली हम जिस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस हम एथलेटिक इवेंट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उससे जो स्पेसिफिक शूज है हमें उसी को चूज करना है, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे। जिन लोगों में फिट प्रोनेट है या उनमें लो आर्चेज है, तो उन्हें ऐसे शूज चूज करना है जिसमें उनका जो फ्रंट है वो उन्हें फ्रंट ऑफ द फुट है, जो शू है वो सपोर्ट करे, आर्चेस को सपोर्ट करे। उनका हील है, जो हील काउंटर यानी जिसे बैक ऑफ द शूज कहते हैं, वो प्रॉपरली स्टेबल होना चाहिए, सो दैट कि प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। जिनमें फुट बहुत स्टिफ है, हाई आर्चेज है, तो उन्हें और कुशन वेज या सॉफ्टर प्लेटफॉर्म यानी सॉफ्टर सोल वाले शूज ही यूज करने चाहिए। इसका मतलब है कि बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक शूज या फुटवेयर यूज करने। क्रॉस ट्रेनिंग शूज हमेशा एक गुड चॉइस होते हैं, सो दैट वो एक मल्टीपल कई चीजों में वो हमें हेल्प करते हैं। और ये
डिजाइंड होते हैं एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए। हर स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ शूज अवेलेबल होते हैं। जैसे हम फुटवेयर, जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, टेनिस की बात करते हैं, तो हमें डिफरेंट स्पोर्ट्स शूज को प्रेफर करना चाहिए। कभी भी किसी ऐसे फुटवेयर को पहन करके हमें एक्सरसाइजेज या इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना है जिनसे हमारे जो एथलेटिक, जिससे जो ऑलरेडी टियर हो चुके, जो ऑलरेडी जिनमें हील्स या शूज उनमें खत्म हो चुके, या उनमें कुशन नहीं रह गया है, या वो फट चुके हैं, कट चुके हैं, तो ऐसे शूज को पहनने से हम इंजरी को और ज्यादा बुलावा देते हैं, ना कि हम उन्हें प्रिवेंट करते हैं। इसलिए ऐसे शूज को हमें हमेशा अवॉइड करने हैं, और जो हम शूज में इन्वेस्ट करेंगे वो बेसिकली हम अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट कि हम इंजरी को फ्री रख सके, इंजरी से हम दूर रह सके। जो लोग बहुत ज्यादा रनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंट रनर्स हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, मैराथन रनर्स हैं, सो ऐसे लोगों को हमेशा 6 महीने में अपने शूज को रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी सोल जो है वो घिस जाती है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सो उस पर्टिकुलर वो जो शू है जो खत्म हो चुका है सोल, वो स्लिपरी हो सकते हैं। उस स्लिपरी होने के कारण जो ग्रिपिंग है उनकी प्रॉपर बनती नहीं है, और फिर जो रनर है वो अगर चलते चलते वो ट्विस्ट हो गया तो वो उसके लिए एक इंजरी का कारण बन जाते हैं। इसलिए प्रॉपर फुटवेयर में ध्यान, हमें फुटवेयर में बहुत ध्यान देना है, और एवरी 6 मंथ में हमें चेंज करना है अगर हम बहुत फ्रीक्वेंट रनिंग इवेंट्स में इन्वॉल्व है तो। अनइवन सरफेसेस में अगर हम किसी तरह की रनिंग कर रहे हैं या स्टेपिंग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए हमें किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले हमें सरफेस के बारे में बहुत श्योर हो जाना है। और जब भी हम कोई रॉकी टेरेन या हिल्स या लूज ग्राउंड में हम
ट्रैवल कर रहे हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें उस वक्त अपने फुटवेयर को बहुत ध्यान रखना है। और अगर हमारे लोअर लेग में कोई भी इंजरी पहले हुई है तो हमें ये हमेशा जो सॉफ्ट सरफेस है वो प्रेफर करना है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम एक इवन सरफेस, एक गुड सरफेस में ही जितना पॉसिबल हो हम अपनी ट्रेनिंग करें, हम अपनी एक्सरसाइजेस करें, सो दैट अनइवन सरफेसेस के कारण होने वाले जो इंजरीज है, जो रिस्क है, उनसे हम बच सके। अगर हम रेसिंग कर रहे हैं या किसी भी चीज में तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये ट्रेनिंग जो हो वो इवेंचुअली हमारी होनी चाहिए, वो धीरे धीरे होनी चाहिए। वो एक दिन में ही सारी ट्रेनिंग नहीं करना है, वो जो सरफेस है वो भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। जब भी हम हिल्स में रनिंग कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। तो जब हम रनिंग अप हिल यानी कि ऊपर हम जब पहाड़ की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा वर्कआउट होता है, बहुत अच्छा कार्डियो वर्कआउट है। लेकिन ये हमें धीरे धीरे बिल्ड करना है। हमें एक दिन में ही पूरे पहाड़ को, पूरे हिल को कवर नहीं करने की कोशिश करनी है, सो दैट कि हम इंजरीज को अवॉइड कर सके। स्पेसिफिकली जब हम नीचे आ रहे हैं, बहुत जल्दी से नीचे आ रहे हैं, तो उस वक्त हमें एक्स्ट्रा केयर करना है कि हम किसी भी इंजरी से सफर ना कर ले, क्योंकि नीचे आने में सबसे ज्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू जब हम ऊपर यानी कि अप हिल्स एक्सरसाइज या अप हिल रनिंग कर रहे हैं। सो डाउन हिल में टू फास्ट होने के कारण जो इंजरी का जो रिस्क है वो ज्यादा होता है और ज्यादा प्रोन होते हैं वो इंजरी में। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सरफेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, हमारे जो फुटवेयर है वो प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर टेक्निक और स्लो प्रोग्रेशन के साथ ही हमें इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने। हमें रिकरेंट इंजरीज को प्रिवेंट करना है, और हमें अगर रिकरेंट इंजरीज को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हमें हर प्रिवेंटिव
मेजर्स लेने पड़ेंगे, प्रॉपर ब्रेसिंग करनी पड़ेगी, हमें अपने बॉडी को समझना पड़ेगा कि हम किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए कंफर्टेबल है, किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हमें ज्यादा एक्सपर्टीज रहेगी, किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को हम ज्यादा इजीली कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी पहले से इंजरी रही है तो उसमें हमें ये टेपिंग और ब्रेसिंग का बहुत ध्यान रखना है। कोई स्पोर्ट्स खेलते वक्त, कोई एक्टिविटी करते वक्त अगर पेन या फुट पेन या एंकल पेन होता है तो हमें इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर हमें इंजरी की हिस्ट्री पहले से ही रही है तो अगर वहां पे एक पीरियड रहा है, एक रिहैबिलिटेशन, एक ट्रेनिंग का पीरियड रहा है, तो हमें उस रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग के पीरियड को पूरा कंप्लीट करना है। तभी हमें वापस से अपनी फिजिकल एक्टिविटीज, अपनी एक्सरसाइजेस को रिज्यूम करनी है, सो दैट हमारी मसल्स, हमारे लिगामेंट्स इनफ स्ट्रेंथेंड रह जाए कि हम रिकरेंट इंजरीज को प्रिवेंट कर सके। कॉम्प्लिकेशन, सो अब हम बात करते हैं एंकल स्प्रेन की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अराइज हो सकते हैं एंकल स्प्रेन से। सबसे पहला जो हमारा कॉम्प्लिकेशन है वो है पेन। जब भी हमारे लिगामेंट्स स्ट्रेस्ड होते हैं, टियर होते हैं, तो हमें सबसे पहले जो है वो पेन फील होता है और अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं पूरी तरीके से हील होने में और पेन फ्री होने में। बट कई बार जो हमारा प्रॉब्लम है वो अनडायग्नोज्ड रह जाता है, जैसे कि बोन फ्रैक्चर है, अगर हमारे कार्टिलेज में भी टीयर हुआ है, हमें नर्व डैमेज हुई है, तो वो हमारे लिए कई बार अनइग्नोर्ड रह जाता है। सो डिले, हमें ट्रीटमेंट में डिले नहीं करना है, हमें डायग्नोसिस जल्द से जल्द करवाना है और प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स को लेना है, प्रॉपर हमें रिहैबिलिटेशन प्रोसेस करना है, सो दैट हम इंजरी फ्री रह सके, हम रिस्क फ्री रह सके। अगर हम ट्रीटमेंट्स को डिले करते हैं तो उससे पेन हमारा और ज्यादा बढ़ता है, वीकनेस हमारे मसल्स, हमारे लिगामेंट्स में बढ़ती है और इससे हमारी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज होती हैं वो और ज्यादा डिसरप्ट होती हैं, वो और ज्यादा हैम्पर्ड होती हैं। एंकल जॉइंट इंस्टेबिलिटी, जैसे ही अगर हमारा एंकल स्प्रेन अगर इनकरेक्टली हील हुआ है, जिसमें हमारे लिगामेंट्स परमानेंटली स्ट्रेच्ड रह गए, इससे हमारे जो एंकल है वो और ज्यादा वीक हो जाता है और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जिससे वहां पे फ्रिक्वेंट हम देखते हैं कई तरह के एबनॉर्मल मूवमेंट्स होने लगते हैं। अगर ऐसा है तो ये हम समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि वो स्प्रेन वापस से होगा और स्वेलिंग और पेन हमें वापस से हम एक्सपीरियंस करेंगे, इवन कि जब हमारा वो एंकल स्प्रेन हील भी हो चुका है तो भी।
इसलिए प्रॉपर डॉक्टर के टच में रहना बहुत जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस हमें लेना बहुत जरूरी है, सो दैट हमारा वो एंकल स्प्रेन अगर हील हो रहा है तो वो इनकरेक्टली हील ना हो। स्टिफनेस, स्वेलिंग और अर्थराइटिस। सो स्टिफनेस बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन होता है एंकल स्प्रेन का। ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि वहाँ सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, सीवियर स्वेलिंग होती है हमारे इंजरी के साइट पे, और वहाँ एक स्कार टिश्यू फॉर्म होता है, एडेशंस फॉर्म हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे स्टिफनेस बढ़ जाती। स्टिफनेस ही हमें बहुत ज्यादा पेन एक्सपीरियंस करवाता है, और इवन यही स्टिफनेस आगे चल करके अगर इसको प्रॉपर केयर नहीं किया गया, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं किया गया, प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया गया, तो स्टिफनेस के कारण यही चीजें आगे जाकर के डीजेनरेटिव चेंजेस में भी कन्वर्ट हो जाती, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को बिगिन करने लगती। स्वेलिंग, सो जब भी एंकल प्रॉपरली हील नहीं होता तो वहां लोकलाइज्ड स्वेलिंग हमें हमेशा देखने को मिलेगी, जिससे हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है, और उससे हमारे जो एबिलिटी है पार्टिसिपेट करने की, यूजुअल हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज करने की, वो भी कम हो जाती है, वो भी लिमिट हो जाती है, क्योंकि पर्सन स्वेलिंग के कारण बहुत पेन भी फील करता है, और उसके जो रेंजेस है, जो मूवमेंट है एंकल के, वो भी कम हो जाती है। स्वेलिंग में कई बार पेन फील हो भी सकता है, कई बार पेन नहीं भी फील होता, लेकिन रेंज ऑफ मोशन कम होने के कारण, स्टिफनेस होने के कारण पेशेंट में पेन फील जनरली होता है। अर्ली ऑनसेट अर्थराइटिस अगर हम देख रहे हैं, मतलब अगर प्रॉपर टाइम लिया या नॉर्मल टाइम से ज्यादा ले रहा है हमारा एंकल जॉइंट हील होने में, तो हमें ये देखना है, हमें अर्थराइटिस के बारे में चेक करना है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि डॉक्टर्स हमारे जो अंकल स्प्रेन है वो और ज्यादा टाइम ले रहा है हील होने में, तो वहाँ रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स करके डीजेनरेटिव चेंजेस को रूल आउट किया जा सकता है, या उसके लिए प्रॉपर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है अर्ली स्टेजेस में, सो दैट कि अर्थराइटिस को अर्ली स्टेजेस में ही हम कम कर सकें, या उसे हम पॉसिबिलिटी हो तो हम उसे हटा सकें या रिमूव कर सकें।
सो अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। एंकल स्प्रेन को कैसे स्पेसिफिकली डायग्नोस किया जा सकता है। सो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहला जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज किया जाता है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। सो डॉक्टर्स जनरली एंकल स्प्रेन या हमारे एंकल जॉइंट को केयरफुली एग्जामिन करते हैं, हमारे फुट को एग्जामिन करते हैं। और ये फिजिकल एग्जामिनेशन कई बार पेनफुल भी होता है पेशेंट के लिए। सबसे पहले पेशेंट के लोकलाइज्ड एरिया को पालपेट किया जाता है। जनरली उनको प्रेस करके डिटरमाइन किया जाता है कि कोई लिगामेंट्स इंजर्ड तो नहीं हुए। फिर हम रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। वहां हम देखते हैं कि एंकल को जब हम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो वहां देखने को मिलता है कि कोई स्टिफनेस है या नहीं है, सोलन एंकल है तो नहीं है। अगर बोन कोई ब्रोकन नहीं है तो डॉक्टर हम जनरली एक सिवियरिटी ऑफ एंकल स्प्रेन को बता सकते हैं, देख सकते हैं, डिपेंडिंग कि स्वेलिंग कितनी है, पेन कितना है, ब्रूजिंग कितनी। इमेजिंग टेस्ट जनरली एक्सरेज और स्ट्रेस एक्सरेज को देख करके हम डेंस स्ट्रक्चर्स, बोनी स्ट्रक्चर्स को पता लगा सकते हैं। और हम देख सकते हैं और हम रूल आउट कर सकते हैं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई ब्रोकन बोन तो नहीं। क्योंकि ब्रोकन बोन या फ्रैक्चर में भी हमें सिमिलर पेन और स्वेलिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन एडिशन प्लेन एक्सरे के अलावा एक स्ट्रेस एक्सरेज भी दिखा लिए जाते हैं, सो दैट कि एंकल जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में पुश करते हैं तो उस वक्त एक्सरे से हम देखते हैं कि कोई एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है एंकल में। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई स्कैन। सो एमआरआई स्कैन बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है अगर हम लिगामेंट्स के डैमेज को देखना चाह रहे हैं, हम कार्टिलेज के डैमेज को देखना चाह रहे हैं, या हम बोन के जो जॉइंट सर्फेसेस हैं उन्हें हम देखना चाह रहे हैं, तो एमआरआई को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एमआरआई से हम इस चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड। सो इस इमेजिंग या स्कैन से बेसिकली हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं लिगामेंट्स को जब हमारा एंकल मूव कर रहा है, क्योंकि हम एक मूविंग इमेज देख सकते हैं। और डॉक्टर को ये डिटरमाइन करने में इजी होता है कि कितनी हमारे जो लिगामेंट फाइबर्स है वो इंटैक्ट है, और हमें किस सिवियरिटी की इंजरी है, या कितने हमारे जो जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, वो कितने स्टेबल है, वो कितना स्टेबिलिटी वो हमारे जॉइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा हमने बात किया था कि कुछ स्पेशल टेस्ट्स होते हैं, जो स्पेशल टेस्ट हम यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई एंकल स्प्रेन है या नहीं है। सबसे पहला जो टेस्ट यूज किया जाता है वो होता है एंटीरियर ड्रॉयर टेस्ट। एंटीरियर ड्रॉयर टेस्ट बेसिकली हम एटीएफएल यानी कि एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट की हम इंटेग्रिटी को असेस करने के लिए देखते कि इसमें हम बेसिकली एंटीरियर ट्रांसलेशन करते हैं टेलस का, वो टिबिया के अंदर एक सजाइटल प्लेन में, और फिर चेक करते हैं कि पेशेंट को कोई जो पेशेंट की जो एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है उनकी इंटेग्रिटी कैसी है। इसके लिए बेसिकली पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है या सिटिंग पोजीशन में लेटाया जाता है, बैठाया जाता है, और उसको एक फ्लेक्स पोजीशन में रखा जाता है।
उसके जो काफ मसल्स है उनको रिलैक्स किया जाता है कि सो दैट कि पेशेंट कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे। सो एक हैंड से एग्जामिनर स्टेबलाइज करता है डिस्टल टिबिया को और फिबुला को, while दूसरे हैंड से वो कैल्केनियस को स्टेबलाइज करते हैं और मेंटेन करते हैं एंकल को एक न्यूट्रल पोजीशन में 20 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन में। फिर एक ट्रांसलेटरी फोर्स अप्लाई किया जाता है कैल्केनियस में जो पुल करते हैं एंटीरियरली, और जो टिबिया है कैल्केनियस को एंटीरियरली पुल करेंगे और टिबिया और फिबुला को पोस्टीरियरली पुश करेंगे। तो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं दोनों साइड्स में और कंपेयर किए जाते हैं कि दोनों साइड्स के कंपैरिजन में कैसा है। एक्सेसिव अगर एंटीरियर ट्रांसलेशन हो रहा है कंपेयर में, तो इसमें ये हम देखते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि अगर हम 4 से 5 मिलीमीटर का एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन है तो ये इंडिकेट करते हैं कि एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट्स के टियर हुए हैं। तो कुछ इस तरह से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं या ऑर्थोपेडिक परफॉर्म करते हैं, जिसमें पेशेंट को सिटिंग पोजीशन या सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है और फिर उसके कैल्केनियस, उसके टिबिया, उसके फिबुला को स्टेबलाइज करके हम जब एक ट्रांसलेटरी फोर्स लगाते हैं और देखते हैं कि कितना ट्रांसलेशन है। सो ट्रांसलेशन में अगर हमें 4 से 5 मिलीमीटर का ट्रांसलेशन देखने को मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। टेलर टिल टेस्ट। सो टेलर टिल टेस्ट करने के लिए पेशेंट, ये बीसीआईसी को हम इन्वर्जन स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं, और ये कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके लिए पेशेंट को पोजीशन किया जाता है सिटिंग में या सुपाइन में और नीज फुल्ली एक्सटेंडेड रहते हैं। एग्जामिनर स्टेबलाइज करता है उसके डिस्टल लेग को एक हाथ से और दूसरे हाथ से वो एंकल को न्यूट्रल पोजीशन में होल्ड रखते हैं। फिर हिल को इन्वर्ट किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू द टिबिया। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम टेलस और कैल्केनियस को होल्ड रखें एज अ वन यूनिट सो दैट कि एक्सेसिव सबटेलर मूवमेंट देखने को ना मिले। जो पेन होता है एरिया, हमारे जिस एरिया में लिगामेंट में पेन हो रहा है वो हम उससे इंडिकेट होता है कि हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। एक आउटवर्ड ट्रांसलेशन अगर हम देख रहे हैं 5 डिग्रीज का, सो उससे जो इंजर्ड साइड है कंपेयर टू अनइंजर्ड साइड, तो हम देखते हैं कि वहां पे अगर ऐसा है तो ये इंडिकेट करता है कंप्लीट टियर ऑफ कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट। 5 डिग्री से ज्यादा अगर आउटवर्ड ट्रांसलेशन है तो हम उसे इंडिकेट करते हैं कि वो एक ज्यादा कंप्लीट टियर है हमारा कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट का। सो कुछ इस तरह से हम जब टिबिया के कंपेयर में हम इन्वर्ट करते हैं तो हमें अगर दोनों साइड में से पेनफुल फील होता है एक पर्टिकुलर साइड में दोनों लेग्स के कंपेयर में, तो हम इससे इंडिकेट कह सकते हैं कि कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट का टियर हुआ है। सो बेसिस के किस ग्रेडिंग, किस सिवियरिटी की एंकल इंजरी है, एग्जामिनेशन के बाद उसे हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में हम ग्रेड कर सकते हैं। सो ग्रेड 1 स्प्रेन यानी कि माइल्ड स्प्रेन में हम देखते हैं कि वहाँ एक स्लाइट स्ट्रेचिंग्स रहती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक टियर होता है। ग्रेड 2 स्प्रेन यानी कि मॉडरेट में हमें पार्शियल टियरिंग देखने को मिलती है लिगामेंट्स की, मॉडरेट टेंडरनेस होती है, स्वेलिंग होता है अराउंड द एंकल, और एक जो डॉक्टर है वो एंकल को दूसरे वेज में, सर्टेन वेज में मूव करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा एबनॉर्मल लूजनेस देखने को मिलती है एंकल जॉइंट में। ग्रेड 3 स्प्रेन यानी कि सिवियर स्प्रेन में हमें कंप्लीट टियर देखने को मिलता है लिगामेंट का, सिग्निफिकेंट टेंडरनेस मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी
और डॉक्टर जब पुल और पुश करेंगे तो वहां सब्सटैंशियल इंस्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अभी तक हमने बात किया डायग्नोसिस के बारे में, अब हम देखते हैं कि हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स कैसा होता है एंकल स्प्रेन का। सो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो एंकल स्प्रेन है उसे बिना सर्जरी के ट्रीट किया जा सकता है। इवन एक कंप्लीट लिगामेंट टियर है, उसे भी बिना सर्जरीज के ट्रीट किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर इमोबिलाइजेशन अप्लाई करें तो। 3 फेज का प्रोग्राम होता है बेसिकली, जो हम माइल्ड से सीवियर में यूज करते हैं। फेज 1 में बेसिकली पेशेंट को रेस्टिंग फेज में रखा जाता है और उसके एंकल को प्रोटेक्ट किया जाता है और स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। फेज 2 बेसिकली इंक्लूड करता है उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है उसको रिस्टोर करना, उसमें स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटीज को रिस्टोर करना। फेज 3 इंक्लूड्स मेंटेनेंस एक्सरसाइजेस, जिसमें हम उसको फिजियोथेरेपिटिक एक्सरसाइजेस और ग्रेजुअली हम उसे अपनी एक्टिविटीज में नॉर्मल में लेके आते हैं। ये 3 फेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, वो कहीं 2 हफ्ते लेते हैं माइनर स्प्रेन में और 6 से 12 हफ्ते ले सकते हैं वो सीवियर स्प्रेन में। होम ट्रीटमेंट में जनरली डॉक्टर्स, अगर हमारे माइल्ड स्प्रेन है ग्रेड 1 है तो हम होम ट्रीटमेंट्स में यूज कर सकते हैं। राइस प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए हमें रेस्ट करना है, आइसिंग करनी है, कंप्रेशन बैंडेज यूज करना है और एलिवेट करना है। सो इसके लिए हमें अपने एंकल्स को रेस्ट देना है और कोई भी वॉकिंग नहीं करनी है। आइस अप्लाई किया जाता है सो दैट की जो स्वेलिंग है वो कम हो, और एक 20 to 30 मिनट्स की आइसिंग की एप्लीकेशन होनी चाहिए, 3 to 4 टाइम्स डेली होनी चाहिए। डायरेक्टली हमें स्किन में अप्लाई नहीं करना है वरना लॉस ऑफ सेंसेशन या हमें आइस बर्न भी हो सकता है। कंप्रेशन ब्रेसिंग या बैंडेजेस अप्लाई किए जाते हैं सो दैट जो एंकल जॉइंट है उसे इमोबिलाइज किया जा सके, उसे जो इंजर्ड एंकल है उसे सपोर्ट दिया सके, और जो हमारे एंकल है उसे एलिवेट करना है हमारे लेवल ऑफ द हार्ट के ऊपर, और इनिशियली फर्स्ट 48 आवर्स में हमें एलिवेटेड रखना है। मेडिकेशंस में जनरली एनसेड्स या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज आइब्रोफेन, नेप्रोक्सेन, इनको यूज किया जाता है सो दैट जो पेन है उसे कंट्रोल किया जा सके और जो स्वेलिंग है उसे कंट्रोल की जा सके, क्योंकि ये इससे जो फंक्शन है वो भी इम्प्रूव होगा और जो स्वेलिंग है वो भी कम होगी और पेन जो होगा वो कंट्रोल होगा। और ये बेटर ऑप्शंस होते हैं नारकोटिक्स के कंपेयर में, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज ना करें।
नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो हम यूज करते हैं वो है हमारा राइस प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा है हमारे क्रचेस। सो मोस्ट स्वेलिंग और जो पेन है वो 2 से 3 दिन तक रहता है। उसके बाद वॉकिंग डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए पेशेंट को क्रचेस को यूज करना सिखाया जाता है, जिसके सपोर्ट से वो वॉक कर सके। इमोबिलाइजेशन। सो इनिशियली अर्ली फेज ऑफ हीलिंग में वो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने एंकल को सपोर्ट करे और प्रोटेक्ट करे कि कोई भी सडन मूवमेंट या जर्की मूवमेंट ना हो। जैसे अगर हम ग्रेड 2 स्प्रेन की बात कर रहे हैं तो एक हम रिमूवल प्लास्टिक डिवाइस जैसे कास्ट बूट, एयर स्टेरअप टाइप ब्रेस, ये हम यूज कर सकते हैं सो दैट कि हमें सपोर्ट मिल सके। ग्रेड 3 स्प्रेन में जनरली हम शॉर्ट लेग कास्ट या कास्ट ब्रेस यूज कर सकते हैं 2 से 3 हफ्तों के लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। सो जनरली सर्जिकल ट्रीटमेंट्स एंकल स्प्रेन के लिए रेयरली यूज किए जाते हैं। सर्जरी रिजर्व रखी जाती है कि अगर हमारे जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है वो फेल होते हैं, हमारा एंकल इंस्टेबिलिटी बढ़ता है और कई मंथ अगर हम रिहेबिलिटेट करने के बाद भी हमें प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को प्रेफर करते हैं। सर्जिकल ऑप्शंस में बेसिकली हम आर्थ्रोस्कोपी और रिकंस्ट्रक्शंस को प्रेफर करते हैं। सो आर्थ्रोस्कोपी में जनरली डॉक्टर एक कैमरा यूज करते हैं कॉल्ड ऑर्थोस्कोप और हमारे एंकल जॉइंट्स में देखते हैं। मिनिएचर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं सो दैट कि जो हमारे लूज फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें हटाया जा सके और जो लिगामेंट्स हैं उन्हें जॉइंट्स में होल्ड किया जा सके। रिकंस्ट्रक्शंस। सो डॉक्टर्स फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारे रिपेयर करते हैं जो हमारे टॉर्न लिगामेंट है उनमें स्टिचेस और सुचर्स लगाते हैं। कुछ केसेस में वो एक डैमेज लिगामेंट को रिप्लेस भी करते हैं एक टिश्यू ग्राफ्ट से जो अदर लिगामेंट्स में या टेंडन्स में मिलता है। सो वो फुट और अराउंड द एंकल से ही लेकर के उसे डैमेज लिगामेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है। इमोबिलाइजेशन। सो इसके बाद पेशेंट को एक पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन आफ्टर सर्जरी में रखा जाता है, जिसमें एक कास्ट अप्लाई किए जाते हैं, एक प्रोटेक्टिव बूट दिया जाता है सो दैट कि जो भी रिपेयर्ड या रिकंस्ट्रक्टेड लिगामेंट है उन्हें हम सेव कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। ये हमें श्योर रहना होता है कि हम जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसे क्लियरली फॉलो कर रहे हैं और जितना देर हमें पहनने के लिए बताया गया है हम उसे पहन रहे हैं, हम अपने प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। सो अगर हम इसे पहले ही रिमूव कर देंगे तो इससे हमारा जो सिंपल जो मिसस्टेप है उसके कारण रीअकर हो सकता है हमारा लिगामेंट टियर। रिहैबिलिटेशन आफ्टर सर्जरी में जनरली टाइम और अटेंशन लगते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी के हेल्प से पेशेंट की स्ट्रेंथ, पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है उसे हम री इन्फोर्स करते हैं, हम री स्टोर करते हैं। जो लेंथ या टाइम है कि कितना टाइम लगेगा उसको रिस्टोर करने में, ये डिपेंड करता है कि किस अमाउंट की सर्जरी की गई है, कैसा रिहैबिलिटेशन प्रोसेस
रहेगा ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेड की इंजरी हुई है, या वहां पे हम डॉक्टर्स ने रिपेयरिंग की है या रिप्लेसमेंट किया है लिगामेंट्स का। सो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि वो टाइप ऑफ सर्जरीज पे डिपेंड करते हैं कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कैसा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया एंकल स्प्रेन पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।